Yesterday we talked about electromagnetic waves, electromagnetic radiations. ठीक है, so we talked about all the radiations और उनका जो एक अरेंजमेंट होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल पार्ट ऑफ रेडिएशंस होता है उसमें क्या है अपना विबग्योर. अच्छा, विबग्योर ने जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है, कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है एक VBGYOR. ठीक है, सो वॉलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन. ठीक है, एंड दीज आर द वेवलेंथ्स गिवन. सो विजिबल रेडिएशंस विद अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ्स. सो ये अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ रेंज है, जैसे ब्लू 430 to 490 है ना. वॉलेट स्टार्ट्स विद 400, सो 400 to 430, देन 430 to 490, 490 to 560, 560 to 580, 580 to 620, 620 to 100. सो 400 to 800 के वेवलेंथ के रेंज में ये अपना विबग्योर रहता है. ठीक है, सो ये के अप्रॉक्सीमेटली इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स है नैनोमीटर्स में. ओके, अदर देन दिस हमने क्या पढ़ा था वेव्स में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, these are called as electromagnetic because of the electric and the magnetic fields associated with these waves, which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction जिसमें wave propagate करती है. उसके अलावा इन waves की क्या characteristics थे? They travel with velocity of light and they do not need any material medium for propagation. ठीक है, जैसे सन रेज हैं, तो सन रेज को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इट कैन इवन पास थ्रू द स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है वहां से भी वो पास थ्रू हो जाती है. और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में हमने क्या पढ़ा, बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, और बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ भी ले सकते हैं. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. देन वी टॉक्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी. Number of waves that pass through a given point in 1 second is the frequency of the wave. Then what else? Velocity. Velocity तो उनका कितना रहता है? They travel with velocity of light. उसके अलावा amplitude. Amplitude is the height of the crest or depth of the trough. ठीक है, height of crest या depth of trough को हम amplitude बोलते हैं. और एम्पलीट्यूड क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, देन वी डिड टू फॉर्मूलाज, दैट इज C equals to nu lambda and wave number is reciprocal of wavelength. Right? Okay. And time taken by the wave to complete one cycle or one vibration is called as the time period. ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, time period is reciprocal of the frequency. So time period is defined as the time taken by the wave to complete one cycle. One cycle क्या होता है? ये पूरा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर ये एक वेव है. ठीक है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर दिस इज अ सिंगल वेव. So time taken by the wave to complete one cycle or one vibration is called as the time period and it is defined as reciprocal of frequency. T is 1 upon nu. So these are some formulas that we generally use here. Now let's see the limitations of the wave theory. ठीक है, सो वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द, जो ये वेव थ्योरी है इट एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना. लाइट
यहाँ पर लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है. वेव नेचर, इट टॉक्स अबाउट द वेव नेचर. अच्छा, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन करता है? इंटरफेरेंस. वेव्स का जो बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है लाइट वेव्स का, लाइट रेडिएशंस का, that is explained by the wave theory, but there are certain phenomena, certain points which are not explained by wave theory, so they became the limitation of the electromagnetic wave theory. So now we will look at the limitations. So wave theory के points हमने पढ़े, ये 2-3 important formulas है जहाँ से questions बनेंगे. अब हम क्या देखते हैं? limitations. अच्छा, so limitations में तो ये ध्यान रखते हैं कि वेव थ्योरी से हम प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, है ना, और डिफ्रैक्शन, दीज कुड बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, बट देयर वर सम प्रॉपर्टीज व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन. अच्छा, इंटरफेरेंस क्या होता है? जैसे आपका एक वेव है, राइट, और दूसरा वेव भी सेम रीजन या स्पेस में सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस, राइट. Suppose there is one wave in this particular region और दूसरा भी wave उसी particular region में simultaneously present है, so that is interference. Diffraction क्या होता है? जब किसी object पे strike करता है wave तो वो वहाँ से move करता है, ठीक है, moves away, so that is diffraction. So these properties are the properties of waves. Now there were certain phenomena which could not be explained due to these properties, due to the wave theory. The first one was black body radiation. Black body radiation. ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कॉन्सेप्ट? ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट एब्सॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट. परफेक्ट एब्सॉर्बर और अ परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट. ठीक है, तो जब उसको हीट करते हैं तो जो वहाँ से रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है बाय हीटिंग अ ब्लैक बॉडी, दे आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हीट किया गया, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज सम कलर चेंज. ठीक है, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स वर प्रोड्यूस्ड. So when some object was heated, when a black body was heated, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि color of the radiations changed. ठीक है, there was color change observed. So earlier जब आप normally heat करते हो किसी object को strongly heat करते हो तो पहले कैसा होता है? It is red in color, है ना? Then it turns किसी भी heated object का color अगर हम notice करें तो generally पहले red होता है, then it changes to blue, and then maybe white. So the color change indicates that this color change could not be explained by the black body, the wave theory. The color change could not be explained by the wave theory concept because wave theory के according energy क्या हो रही है? किसी भी heated object से वो तो continuously emit हो रही है. अब अगर energy continuous है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? एक ही फॉर्म से एनर्जी जब बाहर निकल रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कलर भी सेम होना चाहिए. मोर ओवर एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ. एनर्जी का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी. एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीनिंग वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस is independent of wavelength or frequency and energy is being emitted continuously from some heated object. तो क्या है, अगर एनर्जी continuously emit हो रहा है और वो wavelength या frequency पे भी नहीं डिपेंड कर रहा है, then why there is color change? Because color change indicates change in wavelength, change in frequency. तो वो wavelength या frequency क्यों change हो रहा है if energy is continuous, है ना? So that could not be explained. The color change could not be explained by the
this wave theory concept, right? तो ये इसका limitation बन गया. Now this was explained later on using the Planck's quantum theory. This concept was explained by the Planck's quantum theory. ठीक है? So before going to the Planck's quantum theory, we'll talk about one more phenomenon. फिर हम दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे इसमें आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, आयरन को ले लो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है. तो आयरन को जब हम हीट करते हैं पहले क्या होता है, रेड, देन येलो, है ना, देन चेंजेस टू वाइट. तो यहाँ पर क्या पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड बाय अ बॉडी कॉन्टिन्यूसली एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी and is independent of frequency or wavelength of radiation. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये ध्यान रखने की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंड इट इज emitted continuously from a source. So if energy is continuous, ठीक है, तो कलर जो है पर्टिकुलर कलर जो है वो भी सेम होना चाहिए क्योंकि जो आपके ये कलर्स है दे कॉरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर एनर्जी, राइट, एज वी सॉ इन द स्पेक्ट्रम. सो कलर एनर्जी लाइक एनर्जी कॉन्टिन्यूस है तो कलर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए थ्रू आउट, राइट, बट द कलर चेंज्ड. ठीक है, तो एक ये पॉइंट. और दूसरा, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी बॉडी शुड एमिट रेडिएशन ऑफ सेम wavelength on heating at different temperature. Different temperatures पे it should emit the radiation of same wavelength according to wave theory. लेकिन frequency जो होती है emitted radiation की वो change होती है with the temperature of the body. ठीक है, तो अगर हम intensity versus wavelength का ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे. लेट्स सी दैट इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर. द ग्राफ गोज लाइक दिस. द इंटेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन इट अगेन डिक्रीजेस. ठीक है, सो इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. सो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर द ग्राफ इज लाइक दिस. T2 is greater than T1. तो यहाँ पर क्या है, जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. एट हायर टेम्परेचर द ग्राफ बिकम्स मोर फ्लैटर. ठीक है, तो थोड़ा सा और फ्लैट हो जाता है, शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. इज दिस क्लियर? तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था कलर ऑफ रेडिएशन पे या इंटेंसिटी पे, बट एक्चुअली जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो क्या होती है, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है इट इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम एंड देन फर्दर इंक्रीज डिक्रीजेस द intensity at a particular temperature, and at a higher temperature the intensity is higher. So this could not be explained by the wave theory. Okay, now let's understand the Planck's quantum theory and then we'll come back to this concept, the limitation.
तो प्लैंक के अकॉर्डिंग प्लैंक ने क्या बोला, जो एनर्जी है दैट इज एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी कैसे एमिट होता है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द black body radiation and the other limitations of wave theory, Planck gave another theory, Max Planck quantum theory. अब ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, अकॉर्डिंग टू हिम कोई भी हीटेड ऑब्जेक्ट या सोर्स है उससे जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं फ्लो करी एज पर द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है दैट इज कॉन्टिन्यूअस, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटम कॉन्सेप्ट द एनर्जी इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज बीइंग एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो सपोज यहां से सन रेज आ रही है और ये सपोज अर्थ है, यू कैन जस्ट इमेजिन, तो यहां से वो कॉन्टिन्यूअस आ रही है ऐसा नहीं है, कैसे आ रही है, डिसकॉन्टिन्यूअसली, है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में। सो एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज एमिटेड discontinuously in the form of radiations या radiant energy is emitted discontinuously in the form of small packets of energy, small packets of energy, and ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम, ठीक है। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्वांटम और सिंगल उसके लिए क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट दिस इज कॉल्ड एज फोटोन, ठीक है। सो व्हाट डिड प्लैंक से, प्लैंक ने बोला जो रेडियंट एनर्जी है दैट इज एमिटेड डिसकॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हमने बोला क्वांटा, सिंगल के लिए क्वांटम, एंड इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम इज कॉल्ड एज फोटोन। अब अगर जो टोटल एनर्जी रेडिएशंस का है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, सो एनर्जी पर क्वांटा क्या होगा, एनर्जी पर क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। सो E इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट पुट किया H is called as the Planck's constant, ठीक है। So according to Planck, energy of radiation is directly proportional to its frequency. So energy per quanta, what is E? E represents energy per quanta या energy per photon, क्योंकि हम light radiations की बात करें, so energy per photon is directly proportional to the frequency of that particular radiation, ठीक है। So energy of the radiations is directly proportional to frequency and per photon it is equal to h nu. अब जैसे ये एनर्जी पर फोटोन h nu है, अब हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है। सो अगर हमने टोटल एनर्जी निकालना है इन फोटॉन्स का, इस रेडिएशन का, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सपोज 5 फोटॉन्स है, तो हमने इन 5 फोटॉन्स का टोटल एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी पर फोटॉन विल रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो सेम रहेगा, तो ये जो पर फोटोन एनर्जी है दिस विल रिमेन एज h nu ओनली, ठीक है। तो 5 फोटॉन्स के लिए वो 5 टाइम्स हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी फॉर द रेडिएशन इज कैलकुलेटेड, टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस total energy of the radiation is equal to n times h nu, where n is an integer having values 2, 3, so on. N represents the number of photons, where n represents the number of photons, ठीक है। अगर एनर्जी पर फोटोन h nu है तो n फोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगी, n h nu. So total energy of radiation is equal to n h nu. So यहाँ से फॉर्मूला आता है E equals to NH nu. And as we have done before, we know frequency is inversely proportional to wavelength. So
फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हमें वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस पता है तो वहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू NH, फ्रीक्वेंसी की जगह C बाय लैम्डा। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। E इक्वल्स टू NH, न्यू की जगह C बाय लैम्डा। So these are some of the important points of Planck's quantum theory. Just go through. Now what is the value of Planck's constant? What is the value of Planck's constant? जो हमने यहाँ h nu लिखा है. This h is your Planck's constant. What is the value of Planck's constant? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. ठीक है. So what is the value of Planck's constant? 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. अब इसको अगर हम अर्ग्स में कन्वर्ट करें, so अर्ग कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग. ठीक है. सो अर्ग्स में कितना हो जाएगा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर 7 रिड्यूस कर दो तो कितना बन गया? 27 अर्ग सेकेंड. So just remember the constant value, Planck's constant 6.62 into 10 to the power minus 34 या 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड. ठीक है. इज दिस क्लियर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्लियर है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली है, डिसकॉन्टिन्यूस है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ईच पैकेट को हमने बोला क्वांटम. ठीक है. एंड क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन. एंड अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी पर क्वांटा या एनर्जी पर फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. ठीक है. So E is equal to h nu. H is a proportionality constant called as Planck's constant. और x इसका जो constant value होता है that is this 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. और अगर हमने n photons, if the radiation involves n photons and we want to find the total energy of n photons, तो एक photon का h nu है तो n photons का nh nu हो जाएगा. Then nu is c by lambda. So another expression is nh c by lambda. ठीक है. अब प्लैंक ने कैसे एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन? यहाँ से तो ऑलरेडी एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी ऑफ वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, बट इसके अकॉर्डिंग एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट हैपेंस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट है इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. सो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट आल्सो एमिट्स एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ठीक है. सो वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. तो जब इनिशियली हीटिंग लो है, ठीक है, टेम्परेचर इज लो, इनिशियल हीटिंग पे क्या होगा? जब हीटिंग अभी स्टार्ट किया व्हेन टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर अभी लो है, initially we started heating, so temperature is low, so वो कम heat absorb करेगा. ठीक है.
सो व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग एन ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, इनिशियली अभी वो हीट हो रहा है, अभी वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो एनर्जी कम है तो लो एनर्जी की रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी. सो लो एनर्जी radiations are absorbed. When temperature is low, low energy radiations are absorbed. ठीक है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सो कम एनर्जी वाली रेडिएशंस ही एमिट होंगी. ठीक है, लो एनर्जी रेडिएशंस विल बी एमिटेड. सिमिलरली एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, जब ज्यादा हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज होगा. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. ठीक है, सो मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड. नाउ इफ मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड देन हायर एनर्जी रेडिएशंस विल बी एमिटेड. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनिशियली लो एनर्जी है, लो एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, तो लो एनर्जी रेडिएशंस का ही एमिशन हो रहा है. ठीक है, एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन. नाउ बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इफ यू रिलेट इट विद फ्रीक्वेंसी, सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस विल बी एमिटेड. ठीक है, और जब हाई एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है तो हाई एनर्जी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस विल बी एमिटेड. अब अगर हम विजिबल रेंज देखें विबग्योर, तो उसमें किसका फ्रीक्वेंसी लो है. एज यू मूव अलोंग द सीरीज, एज यू मूव अलोंग दिस विजिबल रेंज, तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. राइट, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि किसका फ्रीक्वेंसी कम है, रेड का, तो इसीलिए इनिशियली जो कलर ऑब्जर्व होता है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लो फ्रीक्वेंसी, जनरली रेड कलर इज ऑब्जर्व्ड. तो कोई भी ऐसा अगर हम सब्सटेंस लेते हैं जैसे कि आयरन वगैरह जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और उनको हीट करते हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी वाले कलर्स पहले ऑब्जर्वेशन में आएंगे, रेड कलर. फिर जब फर्दर हीटिंग करेंगे सो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस एमिट होंगी, सो द कलर चेंजेस टू येलो, देन ब्लू एंड देन मे बी वाइट. सो रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में कलर चेंज ऑब्जर्वेशन में आता है. तो एनर्जी को प्लैंक्स ने किससे रिलेट किया, फ्रीक्वेंसी से, एंड देन ही कुड एक्सप्लेन द कलर चेंज. ठीक है, is this clear? Okay, now let's understand the next concept. So the second limitation of wave theory was the photoelectric effect. Wave theory could not explain the photoelectric effect. So again that was explained by Planck's quantum theory. अब photoelectric effect का क्या मतलब है, photons का emission, electrons का emission, then photons strike the metal surface. ठीक है, the second concept is photoelectric effect. So this was explained by Einstein using the Planck's quantum theory concept. So photoelectric effect में क्या है, suppose this is a metal atom. अब metal atom में हमने पढ़ा है कि उनकी different ionization energies होती है. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, that depends upon the size, है ना, जो आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ते हैं. अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए. दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन और द थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required
minimum energy required for the emission of electron from the metal surface. Minimum energy required for the emission of electron from the metal surface is called as the threshold energy of the work function. वर्क फंक्शन के लिए जनरली हम W साइन यूज करते हैं सिंपल, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए E नॉट. सो आइदर ऑफ द टू बट मीन्स द सेम. दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं बट दोनों का मतलब वही है. तो क्या है, कोई भी मेटल सरफेस है एंड मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने रिमूव करना है, उनको एमिट करना है सरफेस से बाहर. ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड टू द मेटल सरफेस फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. ठीक है, अब लाइट रेडिएशंस जब मेटल सरफेस पे फॉल कर रही हैं, सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, बिकॉज लाइट इज कॉन्टिन्यूस, it is continuously coming from some source and it will strike the metal surface. तो वेव थ्योरी के हिसाब से हर मेटल सरफेस से एमिशन होना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एवरी मेटल सरफेस शुड बी एबल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स मे बी आफ्टर सम टाइम, जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई है जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए. बट ऐसा नहीं होता, हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है. ठीक है, सो जब फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देखो मैं आई जस्ट रिपीट इट अगेन. सी वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि रेडिएशंस तो कॉन्टिन्यूस है. इफ दे आर कॉन्टिन्यूसली कमिंग फ्रॉम सम सोर्स और वो मेटल सरफेस पे फॉल कर रही हैं, तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा. एटम विल कीप ऑन एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी, है ना, कॉन्टिन्यूस एनर्जी. और एक पॉइंट आएगा कि सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास और वो एमिट हो जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, राइट. बट अगर ऐसा होता तो हर मेटल सरफेस से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाना था, बट ऐसा नहीं होता. ऑल द मेटल सरफेसेस जनरली डू नॉट एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो हर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक इट. सो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक. फोटॉन्स जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन अगर हो रहा है, सो वी विल कॉल इट एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर मेटल सरफेस के साथ देखने को नहीं मिलता है, राइट. सो दिस वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हर मेटल सरफेस से एमिशन होना चाहिए था. तो प्लैंक ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, एक तो ये कॉन्टिन्यूस सोर्स को डिसकॉन्टिन्यूस कर लिया. सो एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ not continuously but discontinuously in the form of packets of energy, and each packet of energy can be called as photon in case of light radiations. So अब photon जब metal surface को strike करता है, ठीक है, तो वो अपना एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है. सपोज यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना एनर्जी ट्रांसफर किया. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये एज्यूम करते हैं कि फोटोन अपना पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है. अदरवाइज वी अज्यूम दैट द फोटोन व्हेन इट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी पर फोटोन हम निकाल सकते हैं फ्रॉम E इक्वल्स टू h nu. सो इफ वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, then we can find the energy per photon. अब अगर वो एनर्जी ऑफ फोटोन थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए. सपोज दैट मिनिमम एनर्जी इज 20 और एनर्जी ऑफ फोटोन इज 25 और मे बी 20 ले लेते हैं. ठीक है, सो क्या होगा, जितना हमें एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए उतना एनर्जी फोटोन प्रोवाइड कर रहा है. एनर्जी पर फोटोन is equal to the minimum energy required. This is energy per photon and E naught is the minimum energy required for the emission of electron. ठीक है, suppose if energy is same, then emission will happen. Emission होगा, electron remove होगा surface से. ठीक है, so we will say photoelectric effect takes place. क्योंकि photons जब strike करें metal surface पर और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, सो वी विल से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस.
emission of electron will take place. The second case is if E is greater than E naught, इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए 20 चाहिए और हम दे रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30, हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जो फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो 20 तो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा एमिशन के लिए, ठीक है, तो एमिशन विल टेक प्लेस. सो इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड इन बोथ द केसेस. बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, 30 में से 20 तो उसने यूज कर लिया मिशन के लिए, न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए उसने 20 यूज कर लिया, बट अभी भी उसके पास कितना बचा है, एक्स्ट्रा 10, ठीक है, 30 में से 20 खर्च कर लिया तो अभी 10 बच गया. तो डिफरेंस ऑफ E माइनस E नॉट है, दैट इज 30 माइनस 20, दिस 10, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इट विल यूज फॉर इट्स मोशन, ठीक है. सो kinetic energy of the electron is equal to the difference of the two energies. जो extra energy है that converts into the kinetic energy of the photoelectron, ठीक है. So that it uses for movement. यहाँ पर क्या है, फर्स्ट केस में जो एनर्जी थी वो यूज तो होगी, बाहर तो निकल गया, but it will be only on the metal surface. So it will not possess any kinetic energy, it will not move further. So metal atom को छोड़कर बाहर सरफेस पे आ जाएगा, but उसका मूवमेंट नहीं होगा. लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है then it uses that extra energy in the form of kinetic energy that is responsible for the motion of the photoelectron. Case 3, जो एनर्जी हम दे रहे हैं if that is less than the minimum, then no emission of electron takes place, no photoelectric effect is observed. ठीक है, तो जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, अगर हम उतना दे रहे हैं तो एमिशन होगा, उससे ज्यादा दे रहे हैं तो भी एमिशन होगा. इफ इट इज लेस देन नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. इक्वेशन दिया, ठीक है, तो यहीं से जो हमारे पास एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का, जो भी एक्सेस एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी पर फोटोन एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है. अच्छा, इसी से थ्रेशोल्ड एनर्जी से जैसे E is equal directly proportional to nu, ठीक है, is directly proportional to nu. So when we are talking about threshold energy, it will be directly proportional to threshold frequency, ठीक है, because E is directly proportional to nu. So corresponding to threshold energy, जो frequency होती है उसको क्या कहते हैं, threshold frequency. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, E is equal to h nu, so E naught is equal to h nu naught. So जब हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड E नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट. सो इसके जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, न्यू इज सी बाय लैम्डा, तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. और इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिनिमम एनर्जी है. सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन. सो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मिनिमम एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. नाउ इफ फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम देन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम. सो रिमेंबर, ऑल्दो वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, पर थ्रेशोल्ड को मिनिमम नहीं लेना है क्योंकि जो प्रिसाइज है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एज वी नो C is equal to nu into lambda. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम देन वेवलेंथ मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है. तो अगर हम कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ कैसा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है.
तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वेवलेंथ हम फाइंड कर रहे हैं तो जनरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सो वेवलेंथ शुड बी मैक्सिमम, है ना. तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर emission of electron. Okay. Now kinetic energy. This is the maximum kinetic energy. Now why it is maximum, I'll tell you. So kinetic energy जो maximum होता है, that is difference of the two energies, energy per quantum and the minimum energy. ठीक है. अब E is equal to h nu और E naught के corresponding h nu naught. So take h common, we can write it as nu minus nu naught. Then you can substitute nu as nu क्या हम कैसे लिख सकते हैं, c by lambda. ठीक है. So c by lambda और यहाँ क्या आ जाएगा, c by lambda naught. Now take c common. So hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. This is another expression for kinetic energy, the maximum kinetic energy of the photoelectron. So E minus E naught और h nu के terms में भी लिख सकते हैं, h nu minus h nu naught, और in terms of lambda, hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. So what is the important point? जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो काइनेटिक एनर्जी, सी h इज अ कांस्टेंट, न्यू नॉट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना. तो एक पर्टिकुलर ये न्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा, h कांस्टेंट है, न्यू वेरिएबल है. तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस. So it is not dependent upon the intensity. So one important point from here is kinetic energy does not depend upon the intensity of a radiation. Does not depend upon intensity of radiation. ठीक है. It depends only on frequency. It depends on frequency of radiation. अच्छा, एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं तो वहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर. सो दिस वाज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टीन. ठीक है. उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है. सो दिस शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. Just one point, then we'll get back to this. See, यहाँ पर फोटोन जब स्ट्राइक कर रहा है तो क्या हो रहा है, फोटोन जब स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो उसको मूव कर रहा है विद सम फोर्स. ठीक है. अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं विद सम फोर्स तो उनका मूवमेंट होता है. ठीक है. जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है. सो व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, इट इज पुशिंग इट आउट. So it is pushing it out with some force. It is applying some force. ठीक है. तो उसको डिसलोकेट कर रहा है. So this property is of particles. जबकि waves की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, waves आएंगे, स्ट्राइक करेंगे, they move away. They get diffracted. ठीक है. तो वेव जब स्ट्राइक करता है किसी सरफेस को तो जनरली इट गेट डिफ्रैक्टेड. बट पार्टिकल्स क्या है, ये अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इसको और इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स. तो लाइट इज एक्टिंग एज अ पार्टिकल इन दिस केस. बाद में आइंस्टीन ने इन दोनों फिनोमेनन्स को क्लब किया था कि लाइट का वेव कैरेक्टर भी है और उसका पार्टिकल एस्पेक्ट भी है. देयर आर सर्टेन फिनोमेनन्स लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे कैन बी एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर. ठीक है. तो आइंस्टीन ने बाद में क्लब किया, व्हाट डिड ही से, कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन,
जो वेव नेचर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. सो आइंस्टीन ने 1905 के आसपास he clubbed up both the concepts and he said that light has a dual character. Light has dual character, meaning उसका particle aspect भी है और wave aspect भी है. ठीक है. So some properties can be explained by particle character and some through wave character of light. Okay, now let's see the formula for intensity. इंटेंसिटी को हम देखते हैं थोड़ा कि कैसे उसको रिलेट करना है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी ऑफ रेडिएशन वॉज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, राइट. सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अब एनर्जी का अगर हम यहाँ एक्सप्रेशन लगाएं एज पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इट इज NH/nu, राइट. एनर्जी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया NH/nu. अब क्या है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, व्हाट इज न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज कांस्टेंट, देन increase in intensity of radiation would mean increase in number of photons. ठीक है. अगर mu कांस्टेंट है, if mu is constant, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है. तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं. अगर n इंक्रीज करेगा तो I will increase. So if frequency of radiation is constant, increasing the number of photons increases the intensity of radiation. Increasing the number of photons increasing vice versa. ठीक है. अगर हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है रेडिएशंस की तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं. बट नॉट द फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स अनइफेक्टेड. ठीक है. तो जब हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज हो रहा है तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे. लेकिन अगर हम एक फोटॉन की जगह मान लो कि 4 फोटॉन्स लगा रहे हैं मेटल सरफेस पर, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है जितना चाहिए, तो इवन इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इवन देन द एमिशन विल नॉट हैपन. लेकिन अगर इन फोटॉन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है या मिनिमम से ज्यादा है तो उस केस में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड. ठीक है. सो इंटेंसिटी को कैसे रिलेट करना है विद द एमिशन, ये ध्यान रखते हुए कि देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट है. इफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है, उस केस में अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से ज्यादा एमिशन होगा. बट अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस रिक्वायर्ड से कम है देन इवन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल नॉट इंक्रीज द increasing intensity will not let photoelectric effect happen. मतलब उसकी वजह से photoelectric effect नहीं होगा. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने से photoelectric effect will take place, क्योंकि एक्चुअली photoelectric effect डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर. Just go through it. Okay, now if we plot a graph, let's see. I hope you're clear here. So now let's plot a graph between kinetic energy versus intensity of radiation. So कैसा होगा?
Plot a graph between kinetic energy of photoelectrons and intensity of the kinetic energy of the photoelectron versus intensity of the incident radiations. Intensity of incident radiations. जो भी रेडिएशंस फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, इंसिडेंट रेडिएशंस, एंड द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट विद कांस्टेंट न्यू. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस कैसा है? कांस्टेंट है. ठीक है, तो किस तरह का होगा ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज कर रहे हैं, विल दैट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी? यस और नो? हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इंक्रीज कर दिया, so does that mean increase in kinetic energy of the photoelectron? क्या इंटेंसिटी रेडिएशंस का बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा? हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो कांस्टेंट है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. सो विल दैट इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन? बताओ, काइनेटिक एनर्जी पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब अभी हमने फॉर्मूला से भी समझा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं. लेकिन नंबर बढ़ने से एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा. द डिफरेंस इन एनर्जी विल रिमेन सेम. नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन उनका एनर्जी तो सेम रहेगा, because energy is h into nu. If frequency of radiation is constant, then energy of photon, energy per photon will be constant. बेशक total number of photons बढ़ जाएंगे, है ना, लेकिन per photon तो energy same रहेगा. तो जितना energy वो transfer करेगा that will remain same. So difference of energy E minus E naught, ये भी क्या है, ये भी same रहेगा क्योंकि E naught तो constant है और E भी constant है क्योंकि frequency constant है radiations का. सो इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू है, तो डिफरेंस जो होगा वो सेम ही रहेगा. सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस. ओके, वन मोर ग्राफ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स. Kinetic energy versus the frequency of absorbed photons. So as per the expression, kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. तो यहाँ h कॉमन ले लेंगे या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इसको रिलेट करें, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ इज एक्सपेक्टेड? अच्छा, इसको देखो, ऐसे भी देख सकते हैं. जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब डिफरेंस नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है. सो इसको इधर ले आओ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, मीनिंग न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट. न्यू इज नॉट जीरो. तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स कि डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज जीरो है. ठीक है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम होगी, मिनिमम के बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों एनर्जी सेम हो जाएंगी. एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट, सो न्यू इज ऑल्सो इक्वल टू न्यू नॉट, बट न्यू इज नॉट जीरो. तो ग्राफ कैसे होगा? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस जीरो नहीं है. राइट, डू यू गेट दिस? सो न्यू किसके इक्वल है? न्यू नॉट के. तो कैसा ग्राफ होगा? सो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, न्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैज सम वैल्यू न्यू नॉट. तो कहां से ग्राफ शुरू होगा? यहाँ से, नॉट फ्रॉम ऑरिजिन. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होने पे फ्रीक्वेंसी जीरो होता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, न्यू हैज सम वैल्यू, सम मिनिमम वैल्यू, दैट इज न्यू नॉट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज न्यू नॉट.
तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. So when kinetic energy is 0, nu is not 0. It corresponds to minimum nu naught. ठीक है, और इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव वाई एक्सिस. सो इंटरसेप्ट कहाँ पर है? इंटरसेप्ट इज ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है ना. इससे अगर हम इसको रिलेट करें, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो हमने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू प्लॉट किया है. तो m गिव्स यू द स्लोप. तो यहाँ स्लोप किसके बराबर होगा? h. सो इफ यू रिलेटेड विद दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx माइनस सी. सो हमने y वर्सेस x प्लॉट किया, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू. सो m गिव्स यू द स्लोप. ठीक है, तो यहाँ स्लोप किसके इक्वल होगा? h. दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. And this is your h nu naught क्या है? Constant. So नेगेटिव, आपका नेगेटिव y एक्सिस पे ये लाई करेगा इंटरसेप्ट. ठीक है, इज दिस क्लियर? इज द ग्राफ क्लियर? So these are some of the important formulas related to Planck's quantum theory. Kinetic energy simple equals to h nu. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है. E इक्वल्स टू एच न्यू पर फोटोन, n फोटॉन्स के लिए NH न्यू. देन इफ यू टेक वेवलेंथ NHc बाय लैम्डा, देन रिमेंबर वर्क फंक्शन और E नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट और hc बाय लैम्डा नॉट. राइट. एंड उससे पहले हमने थ्योरेटिकल चीजें जो की है वो और रेडिएशंस का. ठीक है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, दैट इज बेसिक्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो 2-3 फॉर्मूलाज किए और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप. ठीक है.